खुला। खुला क्या है, खुला किस बुनियाद पे लिया जाता है, किस कानून के तहत लिया जाता है और खुला लेने पे कौन मजबूर होता है, चंद बुनियादी और अहम नुकात पे हम बात करेंगे कि वालिद बच्चे से कब कब मुलाकात कर सकता है। ये मैं उन वालिदैन के लिए बात कर रहा हूँ जो खुदा ना खास्ता मियाँ बीवी आपस में सेपरेशन कर लेते हैं। एक शौहर को बीवी किस तरह कामयाब बना सकती है। तो जी नाज़रीन, शौहर को बेहतर बनाने वाली ज़ात बीवी ही होती है। कोर्ट मैरिज लड़का और लड़की वालिदैन की रज़ामंदी के बग़ैर एक दूसरे की मोहब्बत में आकर घर से बाहर जाकर वकील साहब के ज़रिए शादी करते हैं, जिसमें वो अपने शनाख्ती कार्ड की कापी देते हैं, 7 तस्वीरें देते हैं। माँ एक ऐसा खूबसूरत लफ्ज़ है, जो ही मुंह पे आए तो जो लब है ना वो भी मीठे हो जाते हैं और बंदे में भी जहनी और जो कैफियत होती है, दिली कैफियत होती है, वो पुरसकून हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के माशरे में बढ़ते हुए एक अहम और संगीन मसले की, जो हर घर में या हर दूसरे घर में ये मसला अमूमी तौर पे आजकल फेस करने को पाया जा रहा है और इससे हर ख़ानदान, हर घर परेशान भी है और इससे जो है स्पेशली ख़वातीन, लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके साथ साथ लड़के, मर्द हजरात भी परेशान हैं। तो जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खुला। खुला क्या है, खुला किस बुनियाद पे लिया जाता है, किस कानून के तहत लिया जाता है और खुला लेने पे कौन मजबूर होता है। चंद बुनियादी और अहम नुकात पे हम बात करेंगे। टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपकी तरफ भी मालूमात जो हैं बर वक्त पहुँचती रहें और मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। तो जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे खुला की। खुला जो है वो लड़की की तरफ से लिए जाने का नाम है, जिसकी जो तलाक़ की एक सूरत कहलाई जाती है। तलाक़ लड़का अपनी मर्ज़ी से देता है और खुला जो है वो लड़की अपनी मर्ज़ी से लेती है। और खुला जो पाकिस्तानी कानून है, फैमिली एक्ट है, फैमिली लॉ है, वो उसका सेक्शन 10 है, जो कि लड़की तंग आके या किसी मजबूरी के तहत फैमिली कोर्ट में जाके फ़ाइल करती है और वो खुला क्लेम करती है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत सारी बुनियादी वजूहात हैं माशरे की, जिसकी वजह से लड़की मजबूर हो जाती है अपने हाथों अपना ही घर बर्बाद करने के लिए और वो खुला लेने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आजकल सबसे बड़ी वजह आपका सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ज़रिए लड़के और लड़की की दोस्ती हो जाना और एक दूसरे को सरसब्ज़ व शादाब बाग दिखाना और जल्दबाजी में बुज़ुर्गों की, बड़ों की मुशावरत के बग़ैर शादी कर लेना और फिर उसके बाद जो है शादी के बाद वो सारे दावे खोखले निकलते हैं, तो लड़की फिर तंग आके खुला क्लेम करते। ये सबसे बड़ी और बुनियादी वजह है। इसके बाद जो वजूहात आती हैं वो उनमें सबसे पहले नंबर पे फ़ाइनेंशली क्राइसिस जो है, लड़के के जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो बहुत मैटर करता है। उसके बाद सास बहू का झगड़ा, नंद बहू का झगड़ा, जॉइंट फैमिली सिस्टम और लड़की की मुलाजमत करना, ये भी कुछ वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे घर नहीं बसते और लड़का बाज़िद होता है कि मैंने तलाक़ नहीं देनी, तो लड़की जो है वो खुला फ़ाइल करती है वकील के थ्रू फैमिली कोर्ट में।
और यहाँ पे एक और भी बुनियादी वजह कही जा सकती है, लेकिन वो बहुत कम रेशो है और उसको अमूमन छुपाया जाता है लड़के की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से, जो शादी के बाद पता चलता है। वो ये है कि लड़का जिस्मानी तौर पे बीमार होता है, कमज़ोर होता है और जो ज़ौजियत के शरई हकूक़ होते हैं वो पूरे नहीं कर पाता। तो लड़की कुछ अरसा शर्म व हया में रहने के बाद घर वालों को बताती है और बामर मजबूरी खुला की तरफ जाती है। इसके साथ साथ नशे करने की आदत नौजवानों में ज़्यादा है, तो ये भी वजह बनती है। बेसिकली खुला जो है वो जो शरई तौर पे है उसको लेने के लिए दो बुनियादी असूल हैं। इसके अलावा खुला जो है वो अगर मुफ्तियान से या जय्यद उलमा से पूछा जाए तो कहीं हद तक इसको हराम भी करार दिया गया है। नाज़रीन, खुला जो है वो लड़की लेती है और आजकल जो अमूमन हमारी कोर्ट्स प्रैक्टिस है तो कोशिश यही की जाती है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करा के एक तरफ़ा कार्रवाई करा के लड़की को खुला की डिग्री मिल जाए और वो खुला लेके कहीं और शादी कर ले। ये शरई तौर पे बिल्कुल गलत अमल है, लेकिन पाकिस्तानी अदालतों में ये रूटीन का अमल है। खुला जो है उसको क्लेम करना लड़की का बामर मजबूरी बुनियादी हक है, लेकिन ये नापसंदीदा फ़ेल भी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि खुला जब कोर्ट में फ़ाइल किया जाता है तो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगा के जज साहब को बताया जाता है कि लड़की नाखुश है इन वजूहात पे, तो उसको खुला चाहिए। तो जज साहब को जो एक खुला के बुनियादी असूल हैं शरई लिहाज से वो ये है कि अगर एक लड़की जज साहब के पास खुला लेने जाती है तो वो पहले उस लड़के को यानी कि उसके खावंद को बुलाए हर हाल में और उससे डिक्लेरेशन लें कि वो राज़ी है तलाक़ देने में। ये हलाल खुला है। और अगर वो लड़का नहीं आता तो उसमें जज साहब अपनी जो गवाही है वो डाल के उस लड़की को साल इंतज़ार करवा सकते हैं। साल के बाद उसको जो खुला दिया जाएगा वो जायज़ खुला है। इसकी एक और सूरत ये है कि एक लड़की आती है कोर्ट में और वो कहती है कि मेरा खामद जो है वो लापता है या मुनक़ता है और वो गैर मुल्क में है या कहीं और वजूहात की बिना पे राब्ता नहीं कर पाता। तो इस सूरत में मैंने अपनी और ज़िंदगी इस दवाजी ज़िंदगी गुजारनी है, कहीं और शादी करनी है, तो मुझे खुला दिया जाए। तो इस सूरत में जज साहब को शरई तौर पे ये चाहिए काजी साहब को कि वो 4 साल के लिए लड़की को इंतज़ार का हुक्म फरमाए। 4 साल के बाद वो लड़की जाए और जाके जज साहब को बताए कि इन 4 सालों में मेरे साथ मेरे निकाह वाले खामद ने कोई राब्ता नहीं किया या मुझे नहीं मिला, तो फिर वो खुला उसको डिग्री किया जाता है। पाकिस्तान की फ़ैमिली कोर्ट्स की अमूमन ये प्रैक्टिस है कि लड़की ने खुला फ़ाइल किया, लड़के को 3 नोटिस किए, अखबार इश्तिहार किया, वो आ गया तो उसको बिठाया 2 मिनट 10 मिनट और उन्होंने कहा जी नहीं, लड़की कहती है मैं नहीं बसना चाहती। तो लड़की के इस स्टेटमेंट को सफिशेंट समझ के उस लड़के को कहा जाता है कि जी माजरत खा हैं, ये लड़की जो है आपके साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए हम खुला की डिग्री कर रहे हैं। हालांकि ये गलत है। होना ये चाहिए कि उस लड़के को कैल करें, अगर लड़की उसके साथ नहीं रहना चाहती तो फिर लड़के से अंडरटेकिंग लें और उसकी रजामंदी से उसके डिक्लेरेशन लें, उससे साइन लें और उसे कहें कि वो तलाक़ दे। ये जायज़ तरीका है। अगर एक तरफ़ा खुला होता है और लड़की दूसरी जगह निकाह करके चली जाती है तो उस सूरत में वो हराम निकाह डिक्लेयर किया गया है शरई तौर पे। मैं चूँकि ख़ुद तालिब इल्म हूँ कानून का, तो मैं मुझसे गलती भी हो सकती है। आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में अपने जो मुस्तनद उलमा और मुफ्तियान कराम हैं उनसे आप ये फतवा भी ले सकते हैं। मैं चूँकि पाकिस्तानी कोर्ट्स की प्रोसीडिंग और साथ में शरीयत के जो बेसिक रूल्स हैं वो बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये
खुला की जो दो जायज़ अक़साम है और तरीक़ाकार है वो यही है कि 1 साल अगर इंतज़ार करना है, उसके बाद या अगर वो जो निकाह में जिसके है वो मुनक़ता है, लापता है, तो उसका 4 साल इंतज़ार करना है। तीसरी सूरत ये है कि वो लड़का ख़ुद अदालत में आ जाता है तो उससे तलाक़ दिलवाई जाए जो जायज़ है। अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है या एक तरफ़ा कार्रवाई होती है, और आजकल की जो प्रैक्टिस है हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि लड़के को कानू कान ख़बर ना हो, इतला ना मिले और लड़की को खुला की डिग्री मिल जाए, तो ये बिल्कुल गैर शरई फ़ेल है और ये इसको गलत काम के ज़ुमरे में कहा गया है और इसके बाद जो दूसरा निकाह है उसको हराम भी करार दिया गया। जो खुला है वो हर लड़की का इस्लामी और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक बुनियादी हक़ ज़रूर है, लेकिन इसका जो सही तरीक़ाकार है वो शरई तौर पे यही है, हलाल तरीक़ाकार यही है कि लड़के की रज़ामंदी का होना सबसे अफजल है। अगर लड़का मौजूद नहीं है तो उसके बाद उसके इंतज़ार करना है, इंतज़ार के बावजूद अगर वो नहीं आता तो फिर जो काजी हैं, जो जज हैं, जो फैमिली कोर्ट चला रहे हैं जज साहबान, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी गवाही में ये डिक्लेयर करें कि हमने इतना अरसा इंतज़ार कराया, इस खातून ने, इस लड़की ने इंतज़ार किया, उसके बावजूद उसका निकाह जिस लड़के से ख़ावंद से हुआ था वो नहीं आ पाया, तो इसलिए हम इसको खुला की डिग्री दे रहे हैं। जब खुला लड़की फ़ाइल करती है तो खुला का मतलब ये है, खुला लेने जो लेती है उस खुला तलाक़ की एक है टर्म है और एक सब क्लाज है। खुला ये है कि जो उसने किसी कीमत के एवज़ जो है तलाक़ लेना। बेसिक कंसेप्ट जो खुला का ला में है वो ये है कि खुला किसी अमाउंट के अगेंस्ट, किसी मुआवजे के अगेंस्ट तलाक़ लेना है, और इसका ये है कि लड़की 25% लेगी और लड़के को अगर लिया हुआ है, मुअज्जल लिया हुआ है, तो 75% जो है वो वापस करेगी। दूसरी सूरत यह है कि उसको आजकल जो कोर्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि 50% डिडक्ट किया जाता है, लड़की के हक़ में 50% ऑर्डर किया जाता है और लड़के के हक़ में भी 50% ऑर्डर किया जाता है। तो खुला लेना कोई कबाहत नहीं है, लेकिन खुला का जो तरीक़ाकार है वो शरई तौर पे हलाल होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए, ना कि हम अपनी आगे की ज़िंदगी जो है वो हराम गुजारें। तो खुला को आप अगर पॉजिटिवली लें तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन नापसंदीदा काम है और इसका जो जायज़ तरीका है उसको बताने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी इस्लामिक लॉ और अकॉर्डिंग टू शरीयत लॉ। और इसकी जो फॉर्मेट है या फॉर्म है या इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आपको कोशिश की है कि वजाहत के साथ बताई है। तो लड़की खुला ज़रूर ले और अपने वली की जो मौजूदगी है उसमें ले। ये भी बात सुन लें कि अपना जो उसका वली है या वारिस है, या जिसको वालिद भी कह सकते हैं, वालदा भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं, उसकी मौजूदगी में ले, उसकी गवाही में ले, तो ये भी ज़्यादा अच्छी बात है। और जब लड़की खुला लेती है तो उसको जो उसने अपना हक़ महर लिया होता है उसका जो परसेंटेज बताई है वो विथड्रा करनी पड़ती है या रिफ़ंड करनी पड़ती है, रिटर्न करनी पड़ती है। और बाकी जो ज़ौजियत के हकूक़ हैं उससे भी विथड्रा होना पड़ता है। तलाक़ की जो सूरत है वो डिफरेंट है, वो मर्द दे रहा होता है। खुला जो है वो तलाक़ की डिफरेंट फॉर्म है, वो ख़ातून लड़की क्लेम कर रही होती है। तो ये नाज़रीन उम्मीद है कि आपको खुला की जो फॉर्मेट है, फॉर्म है, आपको आसान अल्फाज में समझ आ गई होगी और उम्मीद है कि आप मज़ीद भी मेरी ये इस तरह की वीडियोस देखते रहेंगे और पसंद करेंगे और लाइक करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि वालिद
बच्चे से कब कब मुलाकात कर सकता है। ये मैं उन वालिदैन के लिए बात कर रहा हूँ जो खुदा ना खास्ता मियाँ बीवी आपस में सेपरेशन कर लेते हैं। मियाँ बीवी की अलहदगी जब हो जाती है तो उसके बाद जो बच्चे के वालिद हैं वो किन मौक़ों पे अपने बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं और किन मौक़े पे वो अपने बच्चों से मुलाकात कर सकते हैं, इस बारे में आज मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको तफसीली तौर पे ये बात आसान अल्फाज में समझा सकूं। टॉपिक से जाने से पहले आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि अपनी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे कि वालिद अपने बच्चों को किन मौक़े पे अपने साथ लेके जा सकते हैं। नाज़रीन, इस मामले में एक वालिद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन फ़ाइल की कि जी जो गार्डियन कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, उसमें जो शेड्यूल मुकर्रर है उससे हट के मैंने अपने बच्चे से मुलाकात करनी होती है। त्यौहार जो हैं ख़ुसूसी तौर पे और जो छुट्टियां होती हैं बच्चों को स्कूल से, और कुछ घर में खुशियों के मौक़े होते हैं और गमी के मौक़े होते हैं, उन पे मैंने अपने बच्चों को साथ भी लेके जाना होता है। इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले ये था कि अमूमन फैमिली कोर्ट, गार्डियन कोर्ट बच्चों की मुलाकात का शेड्यूल फ़िक्स कर देते थे और वही मुलाकात उसी कोर्ट के साथ अटैच विज़िटेशन रूम में हुआ करते थे। जी नाज़रीन, वालिद जो है वो सिर्फ़ ATM मशीन नहीं है। वालिद के प्यार पे कोई शक नहीं हो सकता और वालिद के दिल की चाहत पे किसी को शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। जब मियाँ बीवी की सेपरेशन होती है तो बच्चे अमूमन छोटे होते हैं और उनकी देखभाल जो है वालिदा से बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन वालिद का एक कुदरती प्यार है, सायादार दरख्त की तरह वालिद होता है और उनका जो प्यार, मोहब्बत, उनस, दिली लगाव होता है अपने बच्चों के साथ जुड़ा होता है। वो ख़र्चा ज़रूर पे कर रहे होते हैं। कोर्ट में विज़िटेशन जो है वो अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 2 दफ़ा रखी जाती है और उसके आने जाने का, बच्चे के लाने का ख़र्चा भी वालिद पे करता है। इससे ज़्यादा अगर कोई वालिद ख्वाहिश करे तो वो भी वालिद और वालिदा की, मियाँ बीवी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ शेड्यूल कोर्ट में तय होता है। वगरना ये होता है कि अगर मियाँ बीवी राज़ी ना हो रहे हों तो कोर्ट अपनी मर्ज़ी का शेड्यूल भी फ़िक्स कर देता है। 2 दफ़ा महीने में, 1 दफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा भी होता है, वो रेयर होता है। तो इस तकलीफ़ के पेश नज़र, इस मुश्किल मरहले के पेश नज़र एक वालिद ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस दायर किया जिसका रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट 2018 SCMR 1991 पेज नंबर है। उसमें वालिद ने ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं कोर्ट शेड्यूल से हट के अपने बच्चों को अपने घर ले जाना चाहता हूँ मुख्तलिफ़ त्यौहार में, मुख्तलिफ़ खुशी के दिनों में। यकीनन आप और मैं भी वालिदैन में हैं। खुदा ना खास्ता जिसकी सेपरेशन हो जाती है और किसी के घर में भाई की शादी हो तो वालिद की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है अपने चचा की खुशी में शरीक हो, और वालिद की ख्वाहिश होती है कि ईद जैसी खुशी के दिन में मेरा बच्चा मेरे साथ हो। गर्मियों की छुट्टियाँ हों, सर्दियों की छुट्टियाँ हों, कोई फौतगी हो तो वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि ख़ानदान में हमारे बच्चे भी हैं। तो इन सारे जो मसाइल थे या सारे पॉइंट्स थे उनको मद्देनज़र रखते हुए एक वालिद ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर पास कर दिया कि वालिद जो है गर्मियों की छुट्टियों में पहला महीना जो है, पहले 4 हफ्ते अपने साथ अपने बच्चों को अपने घर लेके जा सकता है।
और इसी तरह सर्दियों की छुट्टियों में पहला हफ्ता लेके जा सकता है। इसी तरह ईद के जो दिन हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लें तो पहले दिन या दूसरे दिन जैसे भी हो, नहीं तो तीसरे दिन हर हाल में वालिद अपने बच्चे को लेके जा सकता है। इसके अलावा घर में कोई खुशी है या गमी है, कोई स्पेशल डे है, तो वालिद मुतल्लिका अदालत में जहाँ से विजिटेशन फ़िक्स हुई है उसी गार्डियन कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में वकील के थ्रू या ख़ुद दरख्वास्त दे के इजाज़त ले सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि अक्सर व बेशतर फिर वालिदैन बच्चे वापस नहीं करते, वो वालिद के पास बच्चा जाए तो वो वापस नहीं करता, या वालदा के पास जाए तो वो वापस नहीं करते। तो यहाँ भी कोर्ट ने एक आसान तरीका रखा है कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो वेल एंड गुड, मियाँ बीवी जो एक्स वाइफ है, एक्स हस्बैंड है। अगर नहीं होती और उनको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जिनके पास बच्चा होता है, कस्टडी होती है, तो वो कोर्ट को आगाह कर सकते हैं और कोर्ट जो है ले जाने वाले यानी कि वालिद के ऊपर एक श्योरिटी बॉन्ड की ज़िम्मेदारी भी रख सकती है, गारंटर भी मांग सकती है और उस बच्चे के अगेंस्ट ले जाने के लिए एफिडेविट भी ले सकती है। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ गार्डियन जो कि वालदा होती है अमूमन, और सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, ये प्रोसेस भी अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामा के बाद वालिद के बतौर वालिद जो हकूक़ हैं, जो एक मोहब्बत का रिश्ता है, उसको सलब नहीं किया जा सकता। वो जब चाहे जिस खुशी के मौके पे, जिस गमी के मौके पे, जो त्यौहार हैं, जो छुट्टियों के दिन हैं, तो वो अपने बच्चे को अपने साथ अपने घर लेके जा सकता है। और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। अगर ठंडे दिमाग से आप सोचें, आप अगर वालिद हैं तो आप उस जहन के साथ सोचें, और बच्चा आपके पास है तो वो वालदा के पास जाना चाहिए। आप अगर वालदा हैं तो आप ठंडे दिमाग से सोचें कि जितना प्यार आप करती हैं उसी तरह उसके वालिद भी बच्चे के करते हैं, तो उसका भी हक़ है। ये तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो वालिद है तो वो कमाता रहे और ख़र्चा देता रहे और आपका बच्चा जो है ना अलहदा ज़िंदगी गुजारते रहे। ये हरगिज़ एक नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है उस वालिद के साथ जो आपकी जुदाई भी बर्दाश्त करे, आपकी सेपरेशन भी बर्दाश्त करे, उसके साथ अपने बच्चे की दूरी और जुदाई भी बर्दाश्त करे और ख़र्चा भी पे करे और उसके साथ प्रॉपर मुलाकात ना हो। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के ही आर्डर्स हैं कि जो वालिद है वो नेचुरल गार्डियन में आता है और एक एज रख दी गई है। उसके बाद अल्टीमेटली बच्चे ने अपने नेचुरल गार्डियन के पास जाना होता है। तो इस जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, आर्डर है, उसमें ये भी बात रखी गई है कि जितना बच्चे की वालिद के साथ अट्रैक्शन होगी उसकी जो पर्सनैलिटी ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव होगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बेल्ट होगा। और इसके साथ साथ जब वो अपने बच्चे वालिद को पहचानेगा भी सही, और जब एज उसकी कंप्लीट होती है, जो एक लिमिट है, एज लिमिट, उसके बाद अपने वालिद के पास या अपनी दादी और चचा और फूफियाँ और ख़ानदान के लोगों के साथ मिलेगा तो उसको अपने ख़ानदान की भी पहचान होगी, अट्रैक्शन भी होगी, तारुफ भी होगा, अनजान भी नहीं बनेगा। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये आर्डर पास किया था। और वैसे भी हम चूँकि एक इस्लामी माशरे में रहते हैं बतौर मुसलमान और एक अच्छे इक़दार के माशरे में रहते हैं, इखलाकियात के माशरे में रहते हैं, इन सब चीज़ों को सोचें तो वालिद के ये बुनियादी हकूक़ हैं। और मेरी इस वीडियो के ज़रिए आप तमाम सुनने और देखने वालों से भी गुजारिश है कि खुदा न खास्ता अगर सेपरेशन हो जाती है तो उसको अना का मसला बनाने की बजाय एक अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पे और अपने ही बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए, उसकी पर्सनैलिटी ग्रोथ को देखते हुए, उसके वेलफेयर के लिए और उसकी शख्सियत के लिए आप वालिद से दूरी ना रखा करें, ना कराया करें। बतौर वालदा कोई शक नहीं आपके प्यार में,
वालदा से ज़्यादा प्यार दुनिया में मैंने किसी का देखा नहीं है। माँ की गोद में जो सुकून है उसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है, लेकिन जो वालिद के साया के नीचे कामयाबी है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपने मस्बत पैगाम लिया होगा और वालिद के जो बच्चे के साथ मुलाकात के हकूक़ हैं उनकी जानकारी भी आपको आसान अल्फाज में मिली होगी। तो इसके साथ आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक सोशल टॉपिक पे बात करेंगे जो बीवी से मुंसलिक है, और उसमें डिस्कस ये करेंगे कि एक शौहर को बीवी किस तरह कामयाब बना सकती है। तो जी नाज़रीन, शौहर को बेहतर बनाने वाली ज़ात बीवी ही होती है, और वो किस तरह अपने एक शौहर को नफसियाती तौर पर जान के और घर के मामलात को देखते हुए किस तरह बेहतर बना सकती है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मालूमात बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि एक बीवी अपने शौहर को किस तरह बेहतर बना सकती है। तो हदीस मुबारका है कि जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे के जो है इज़्ज़त है, एक दूसरे की चाल डाल है, एक दूसरे की चादर है, एक दूसरे का एहतराम है। कम व बेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। एक दफ़ा वासिफ़ साहब बहुत बड़े लिखारी हैं, वो एक दोस्त के घर गए तो उन्होंने कहा, यार मैंने अपने बेटे की शादी की है, तो मेरी जो बहू है वो बहुत अच्छा खाना बना सकती है। उन्होंने कहा तालीम कितनी है? उन्होंने कहा पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने कहा हमारा भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है ससुराल का। उन्होंने कहा तालीम कितनी है? उन्होंने कहा पढ़ी लिखी नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी अपने खामन का बहुत ख्याल रखती है। उन्होंने कहा तालीम कितनी है? उन्होंने कहा तालीम नहीं है। तो उन्होंने कहा अपने पूरे घर के साफ़ सुथरा रखती है, हर किसी का बर वक्त जो है ना ज़रूरियात पूरी करती है और अच्छे से अच्छा खाना बनाती है, सलीका शुआर है, सुलझी हुई है। उन्होंने कहा तालीम कितनी? उन्होंने कहा तालीम नहीं है। तो वासिफ़ साहब ने कहा यही तो असल तालीम है। तो ये जो बीवी है उसका पढ़े लिखा होना जहाँ ज़रूरी समझा जाता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है उसके जो आप कह सकते हैं कि उसका घर से, वालिदैन के घर से जो उसकी तरबियत है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जो हालात हैं, आजकल हम अच्छी गर्लफ्रेंड तो चाहते हैं लेकिन अच्छी बीवी जब हमें मिलती है तो फिर उसमें भी हम एतराज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे माशरे में एक नेचुरल और कॉमन फ़ानमा बन चुका है कि हर बीवी शौहर का गिला करते हुए पाई जाती है और हर शौहर घर से निकलते बीवी से तंग आता है। बीवी ऐसी होनी चाहिए कि शौहर आए थका हुआ है और वो कहना कि यार सारा दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ और मेरे ये काम नहीं हुए, तो वो मोटिवेशन दे कि फिर क्या हुआ, इंसान है, आज काम नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। लेकिन ये किस्मत वालों को मिलती हैं इस तरह की बीवियाँ जो मोटिवेशन देती हैं। आपको भी बतौर खामद ये चाहिए कि अपनी बीवी के साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आएँ, ना कि उसको बात पे बात झिड़कना शुरू कर दें और उसके जो जायज़ मामलात हैं वो बर वक्त पूरे करें, उसका हर ख्वाहिश का एहतराम करें। और बीवी की इज़्ज़त आपके ज़िम्मे है। जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या इंडिपेंडेंट घर हो, बीवी को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने देना। और बीवी को भी चाहिए कि वो आपका अपने खामद का जो है ना अच्छे तरीके से ख्याल रखे। खामद सारा दिन ऑफिस से, काम से, कारोबार से थका हारा है तो वो मुस्करा के बात करे और इजी फील कराए कि कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहें, ये काम आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। इखलाकियात का जो है पॉइंट वो सबसे अहम है, मर्द के लिए भी और बीवी के लिए भी।
खामद और मर्द अगर एक दूसरे का एहतराम करते हुए इखलाकियात के साथ अच्छी पुरसकून ज़िंदगी गुजारे तो उस घर में कभी कोई मसला नहीं दरपेश आएगा। इसके साथ साथ आप सबको पता है कि बीवी जो है आपके पीछे आपके घर का, आपकी इज़्ज़त का, आपका ख्याल करती है, हिफाजत करती है। तो आपको भी चाहिए कि जब आप घर आएँ तो ऑफिस की जो टेंशन हैं, परेशानियां हैं, वो उधर ही छोड़ के जाएं, घर में पुरसकून माहौल दें ताकि आप ख़ुद भी पुरसकून रहें और पुरसकून माहौल लें। बीवी का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है तालीम के पीछे जो आजकल माशरे में चल रहा है अच्छे घर संभालने वाली बीवी ना पाएँ। तो इसको आपने जहन में रखना है कि आपने एक अच्छे घर के रखवाली की बीवी चाहिए या सिर्फ तालीमी सर्टिफिकेट वाली खातून चाहिए। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हर बंदे की कोशिश होती है कि मुझे वो बीवी चाहिए जो मेरे वालिदैन की, घर में रहने वाले अफराद की ख्याल रखे। जब आप ये उससे तवक्को करते हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आप उसको क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो प्रोडक्शन लेनी है, जो बीवी लेनी है, उसके पीछे उसके ख़ानदान का रहन सहन, उसके घरेलू जो रहन सहन है, तरीक़ा कार है, उसके वालिदैन के एटीट्यूड है, वो सारी चीज़ें पहले ऑब्ज़र्व कर लें। बाद में फिर आप गिले करते रहते हैं कि जी बीवी अच्छी नहीं मिली, तो उसमें आपका अपना भी फ़ाल्ट होता है और जो आपके लिए सिलेक्शन करने जाते हैं उनका भी फ़ाल्ट होता है। तो अच्छी बीवी ढूंढना आपकी ज़िम्मेदारी है और बीवी को चाहिए कि जब वो बतौर बीवी घर में आ जाती है तो अपने शौहर के जो मोटिवेशन है, जो पर्सनैलिटी क्रिएशन है, जो उसको बूस्ट करना है, उसकी परेशानियां जो हैं ऑफिस की, दुनियावी मामलात की, उसको रिड्यूस करना है, तो वो बीवी का काम है। बीवी चाहे तो आपको सुपर से सुपरमैन बना सकती है और बीवी चाहे तो आप सुपरमैन से डुपरमैन से ज़ीरो मैन भी बन सकते हैं। ये बीवी पे डिपेंड करता है और बीवी को चाहिए कि वो अगर घर की मलका रानी बनना चाहती है तो अपने खामन को बादशाह की तरह रखे। और ये नहीं होगा कि अपने खामन को तो मुलाजिम की तरह रखे और ख़ुद मलका रानी बने। वो मुलाजिम की बीवी मुलाजमा ही रहेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मलका वो होती है जो बादशाह की बीवी होती है और जो अपने खामन को बतौर मुलाजिम ट्रीट करेगी तो वो मुलाजिम की बीवी मुलाजमा ही होती है। अब ये देखना आपने ख़ुद है कि आप मलका रहना चाहती हैं या मुलाजमा रहना चाहती हैं। आप सुपरमैन की बीवी बन के रहना चाहती हैं या आप एक लूज़र की बीवी बन के रहना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ख़ुद देखनी है, इसकी मेजरमेंट करनी है, इसको अपने खामद की जो पर्सनैलिटी है उसकी ग्रोथ कैसे करनी है। और ये हर कामयाब जो मर्द है उसके पीछे बीवी का हाथ होता है। ये एक माकूला सा बना हुआ है। वो इसीलिए बना हुआ है कि अगर बीवी घर में बच्चों का आपका प्रॉपर ख्याल करती है, मोटिवेशन देती है, हुस्न इखलाक के साथ पेश आती है, तो वो इंसान कामयाब होता है जो सुबह घर से रिलैक्स होकर जाता है। और जो सुबह घर से टेंशन में जाएगा तो वो सारा दिन टेंशन में गुजार के वापस आ जाएगा, नाकामी का दिन गुजार के आएगा। तो वही ये बीवी का ही काम है कि वो एक खामद को कामयाब मर्द बनाए, कामयाब खामद बनाए या उसको लूज़र बनाए। तो इस आज के जो टॉपिक है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि आप अपने घर में बतौर खामद, बतौर बीवी हुस्न इखलाक के साथ रहें, एक दूसरे की जहनी जो हम आहंगी है उसका ख्याल रखें, एक दूसरे की जहनी कैफियत का ख्याल रखें, एक दूसरे की स्ट्रेस दबाव की जो कंडीशन हो उसको देख के उसके साथ बात करें, उसे उसी तरह ट्रीट करें, हंसता मुस्कराता वक्त गुजारें, एक दूसरे के साथ अच्छे इखलाक के साथ वक्त गुजारेंगे, मुस्करा कर इजी फील करके, तो फिर ही जाके आप एक अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आपका खामन जो है वो एक कामयाब इंसान बन सकता है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरदार मोहम्मद याकूब मस्तू एडवोकेट हाई कोर्ट आपके सामने मुखातिब हूँ।
अमासला टीवी चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको डेली की मालूमात बर वक्त मिलती रहे। आज हम बात करेंगे कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो टॉपिक है ये माशरे में भी आजकल आम पाया जा रहा है। ये है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज क्या है, कोर्ट मैरिज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कोर्ट मैरिज की तरफ लोगों का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है। बज़ाहिर तो एक सादा सा अमल है, जैसे अपने घर में ख़ानदान में जैसे वालिदैन की तरफ से रज़ामंदी के साथ जो शादी होती है, इसका भी वही पैटर्न है, वही प्रॉपर तरीक़ाकार है। लेकिन इसमें कुछ लीगल टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो लड़के की सिक्योरिटी और फेवर के लिए बहुत अहम है। इसलिए ये मैंने ज़रूरी समझा कि आज आपको कोर्ट मैरिज के बारे में तफसील से आगाह कर दूँ। कोर्ट मैरिज लड़का और लड़की वालिदैन की रज़ामंदी के बग़ैर एक दूसरे की मोहब्बत में आकर घर से बाहर जाकर वकील साहब के ज़रिए शादी करते हैं, जिसमें वो अपने शनाख्ती कार्ड की कापी देते हैं, 7 तस्वीरें देते हैं, और अगर शनाख्ती कार्ड ना हो तो बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं, वो ना हो तो स्कूल सर्टिफिकेट देते हैं, अगर वो भी ना हो तो 18 साल उम्र होना ज़रूरी है। फिर जो है एक लड़की की तरफ से वेल विश का एक ख़ुद मुख्तारी का जो है स्टैम्प पेपर जारी होता है। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स वकील साहब लेके निकाह खान को अपने चैम्बर में बुलाते हैं। 2 गवाहान की मौजूदगी में वो निकाह पढ़ाया जाता है और वो पाया तकमील हो जाता है। उसके बाद निकाह खान की ड्यूटी होती है कि वो निकाह के पर्त जो है उनका कॉलम वाइज इंदराज करे, यूनियन काउंसिल में जमा कराए, वहाँ से अटेस्ट कराए। उसके बाद कोर्ट मैरिज जो हो चुकी हो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके दे। ये तो हो गया कोर्ट मैरिज का एक प्रोसेस। अब चलते हैं इसके दूसरे रुख की तरफ। जब एक लड़की लड़के के साथ आके शादी करती है और कुछ अरसा बाद वो जब वालिदैन से मिलती है और वालिदैन अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं और उसको बहलावे देते हैं तो अपने साथ ले जाते हैं। जब घर ले जाते हैं तो वो फिर वालिदैन अमूमन, जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें भी ये काफ़ी सारे केसेस आए हैं, वो बहला के बहकावे दे के उसी लड़के के ख़िलाफ़ बयान दिलवाते हैं और FIR का इंदराज करवा देते हैं, अगवा का, बाज़ औक़ात तो रेप का भी करवा देते हैं। अब एक लड़का जो कोर्ट मैरिज करता है उस वक्त जवानी और मोहब्बत में अंधा हो चुका होता है और उससे कुछ नहीं सूझ रहा होता है। उसके लिए जो प्रोटेक्टिव अनासर हैं वो बताता हूँ आपको। अब जो अमूमन क्लाइंट आता है वो कहता है जी हमने सिंपल कोर्ट मैरिज करनी है, वो तो हो गई, आपको बता दिया। अब जब एक लड़की आपके पास आ जाती है और वो अपना वेल विश का एफिडेविट भी देती है, उसके बाद होता ये है कि उसका एक इस्तगासा करके मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में उसके बयान रिकॉर्ड कराए जाने चाहिए और वो अटेस्टेड कापियाँ आपने अपने पास रखनी है। वकील साहब से कहना है कि वो अटेस्टेड कापियाँ दें, चूँकि कल को आपके ख़िलाफ़ FIR हो सकती है। या ऐसा भी होता है, अमूमन ऐसा होता है कि लड़की वहाँ से घर से भाग के आई शादी के लिए, पीछे उनके वालिदैन ने अगवा की FIR करा दी। इससे बचने के लिए आपने अपने वकील साहब से कहना है कि मेरा इस्तगासा दायर कराएं और लड़की के बयान लड़के के हक़ में दिलवाएं। दूसरा तरीका ये है कि 491 की पटिशन सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट में कराएं। वहाँ पे लड़की लड़के के हक़ में बयान दे और अपनी प्रोटेक्शन मांगे और अपने वालिदैन के नाम मेंशन कर दे कि जी ये अब हमने अज़दवाजी ज़िंदगी इख्तियार कर ली है तो ये मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, इनको रोका जाए। अमूमन हमारे माशरे के लोग सिंपल सी मैरिज जो है ना शादी करते हैं वकील साहब के थ्रू, और ये 2 प्रोसेस इनमें से कोई एक अडॉप्ट नहीं करते। अब जब ये अडॉप्ट हों तब आपके ख़िलाफ़ FIR हो जाए या हो चुकी हो तो आप उसको
कैंसल करा सकते हैं, उसका इखराज करा सकते हैं, उसकी क्वैशमेंट लगा सकते हैं हाई कोर्ट में। वो जो लड़की के बयानात होते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, उन्हीं की अटेस्टेड कापीज़ लें, आप हाई कोर्ट में रेट करें, एफआईआर क्वैश होगी, वही थाने में आर्डर दें तो आपकी जान खलासी हो जाएगी। ये कोर्ट मैरिज का प्रोसेस है। और ये जो आफ्टर शॉक्स कह लें या आफ्टर मैरिज जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी प्रोटेक्शन है उस लड़के के लिए जो शादी के बाद अमूमन फंसते हुए मैंने देखे, रूटीन प्रैक्टिस है हमारी। फिर उसके बाद हम उनको बचाते हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कंप्लीट होते हैं वो बच जाते हैं, जिनके पास नहीं होते वो बेचारे सालों साल जेल में इसी गुनाह की सज़ा भुगतते लग जाता है जो उन्होंने बज़ाहिर नहीं किया होता, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी का जो एक सिला है वो उन्हें इस सूरत में मिलता है। अब वालिदैन को भी चाहिए जब बच्चा बालिग हो जाए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसकी जो रज़ामंदी है वो पूछ के अगर शादी की जाए तो माशरे में ये कोर्ट मैरिज का जो लफ्ज़ है इसको पजीराई हासिल नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों के लिए एक मिसाल पैदा की कि अपनी लख्त जिगर बीबी फ़ातिमा ज़हरा से भी जाके इजाज़त ली कि आपका निकाह हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया जा रहा है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते तो आपके हुक्म अदूली कोई ना करता, लेकिन हम जैसों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, मुसलमान कौम के अक्ल व शऊर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल फरमाया और बीबी फ़ातिमा ने हाँ की और वो रिश्ता हो गया। अब हमें भी चाहिए बतौर वालिदैन अपने बच्चों से मशवरा कर लें और जब उनकी शादी की उम्र हो तो वो शादी कर दें। जहाँ तक है अरेंज मैरिज की बात, तो वो सबसे अच्छा अमल है, वालिदैन की रज़ामंदी होती है, उसमें कभी ज़िंदगी में कमी बेशी आ जाए, ऊंच नीच आ जाए तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है, वो मामला तय हो जाते हैं। अब एक आम फहम सी बात है कि आप ख़ुद सोचिएगा, अपने ज़मीर के मुताबिक सोचिएगा कि आप जिस लड़की के प्यार में पागल हुए फिर रहे होते हैं या जो लड़की अपने वालिदैन की 18-20 साल की परवरिश, मोहब्बत, भाइयों की मोहब्बत, बहनों की मोहब्बत, घर की मोहब्बत को छोड़ के आपके पीछे भाग के आ रही होती है, क्या उसमें वफ़ा बाकी होगी? जो अपने भाइयों के कंधे रौंद के आ रही होती है, जो अपने वालिदैन की पगड़ी उछाल के आ रही होती है, जो ख़ानदान के सामने अपने वालिदैन को इज़्ज़त ख़राब करके आ रही होती है, महल्ले में, माशरे में बदनाम करके आ रही होती है, क्या वो लड़की आपकी इज़्ज़त कराएगी, आपसे वफ़ा करेगी? तो खुदारा आप बतौर लड़का इस बारे में सोचें और जो लड़कियां हैं वो भी इस बारे में सोचें कि आप अपने वालिदैन की, बहन भाइयों की इज़्ज़त को सामने रखें। और वालिदैन को भी चाहिए कि बेटी अगर कहीं इजहार ख्याल कर दे तो उसकी जो है ना बात मान ली जाए, अगर बेटा कहीं इजहार ख्याल कर दे तो उसकी बात मान ली जाए। जब हम एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो ये खला भी पैदा नहीं होगा और ये गलत फेल जो है इसको भी हम रोक सकेंगे। और मैं एक आपको शरई तौर पे बहुत अहम और वाज़ेह मसला बताता चलूँ कि ये जो कोर्ट मैरिज है ये शरई तौर पे नाजायज़ है, मनफी है, गैर शरई है। उसकी वजह ये है, शरीयत ये कहती है कि जब कोई बालिग आके लड़की अब की शादी होगी तो उसका जो वली होगा, वली वो होता है जिसने पाला हो, पोसा हो, जो उसकी दुख सुख का, ज़ात का, नफ़े नुकसान का ज़िम्मेदार हो। उसका होना या उसकी इजाज़त का होना या उसकी तरफ से किसी गवाह का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो निकाह होता है वो नाजायज़ है। तो अब आपने ख़ुद फ़ैसला करना है
कि गैर शरई और नाजायज़ निकाह में ज़िंदगी गुजारनी है या शरई और जायज़ निकाह में ज़िंदगी गुजारनी है। कोर्ट मैरिज का प्रोसेस आपको बता दिया, कोर्ट मैरिज करने वालों के फैक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बता दिए, नफ़ा नुकसान बता दिया, शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप मेरे इस पैगाम को मस्बत लेंगे, माशरे में मस्बत बन के रहेंगे, माशरे में अच्छाई की तरफ जाएंगे, माशरे में अच्छाई फैलाने की कोशिश करेंगे, वालिदैन की फर्मा बरदारी करेंगे और वालिदैन अपने बच्चों की रज़ा पूछ के ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ इज़्ज़त भी बहाल रहेगी, मोहब्बत भी बहाल रहेगी, ज़िंदगी भी खुशहाल रहेगी और इस दवाजी ज़िंदगी जो आप अख्तियार करेंगे वो भी इंतहाई अहसन तरीके से होगी। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस पैगाम को मस्बत लीजिए और अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे दुनिया में जो रिश्ते हैं और जो अल्फाज हैं, अल्लाह पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो एक नाम है माँ, उस खूबसूरत लफ्ज़ के बारे में हम बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक माँ, वालदा माजदा अम्मी जी जो हैं वो अपने घर में अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत कैसे कर सकती है। माँ एक ऐसा खूबसूरत लफ्ज़ है, जो ही मुंह पे आए तो जो लब है ना वो भी मीठे हो जाते हैं और बंदे में भी जहनी और जो कैफियत होती है, दिली कैफियत होती है, वो पुरसकून हो जाती है। तो नाज़रीन, हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन माँ अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत कैसे कर सकती है। जी नाज़रीन, टॉपिक की तफसील की तरफ जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम तर मालूमात बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने जो रिश्ते बनाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा अज़ीम और मोहब्बत करने वाला जो रिश्ता है वो माँ का है और माँ ही बच्चे की पहली दरसगाह है। तालीम व तरबियत हासिल करने के लिए जो सबसे अच्छी दरसगाह कही गई है वो माँ है और माँ ही है जो बच्चे को इंतहाई आला ज़र्फ़ भी बना सकती हैं और माँ ही की तरबियत है जिससे बच्चा आला ज़र्फ़ और आला इखलाक का बन सकता है। अब माँ को क्या चाहिए कि वो छोटे छोटे ऐसे क्या आमाल हैं जो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लें और अपनी ज़िंदगी से ही शुरू कर दें। तो जो छोटा बच्चे गोद में होते हैं या थोड़े से चलने के काबिल होते हैं, बोलने के काबिल होते हैं, स्कूल जाने से पहले या स्कूल जाते हैं, तो उनकी ग्रूमिंग, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह अच्छी हो सकती है। नाज़रीन, जानने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ़ जो मिसालें हैं वो भी दूंगा और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार भी बताऊंगा। तो सबसे पहले माँ को सखी होना चाहिए। एक सखी माँ जो होगी वो एक सखी बेटा या बेटी बनाएगी, दुनिया में देगी, अच्छी तरबियत के साथ देगी। दूसरा, माँ का जो तवक्कल है वो तवक्कल इल्लाह हो, उम्मीद जो है हर किस्म की वो अल्लाह से जुड़ी हुई हो और हुस्न इखलाक जो हो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों का हो और सखावत भी उन्हीं की तरीक़े की हो। तो वो माँ जो है रहम दिल भी हो, तो फिर उस माँ की गोद से जो बच्चा पैदा होगा वो दुनिया के लिए एक मिसाल होगा और वो वलीउल्लाह होगा। जब माँ बावुज़ू हो के कुरान मजीद की तिलावत करती रहेगी तो वो फिर गौसे आज़म पाक ही पैदा करेगी। वो माँ जो हुस्न इखलाक का पैकर होगी, जो सखावत की मिसाल होगी, तो वो माँ एक अच्छी नस्ल दे सकती है। नाज़रीन, तालीम याफ्ता माँ होना भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि डिग्रियों की हामिल माँ हो
और इखलाक ना हो, सखावत ना हो। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि बच्चा टिफ़न लेके स्कूल जाए और माँ कहे ओए अपने टिफ़न में हाथ ना लाण दें, तो वो कंजूस बच्चा आएगा, उसमें कोई सखावत नहीं होगी, वो ताहयात 2 रोटियों की जंग लड़ता रहेगा, उसमें रोटी से बढ़ के कोई सोच नहीं होगी। अगर वही माँ ये कह दे कि मेरा पुत्र टिफ़न च ना थोड़ा जा अंडा ज़्यादा रखे तो नाल शामी कबाब भी है, नाल वाले नू दे छड़ी, वो बच्चा सखी पैदा होगा। अगर माँ अपना तवक्कल अल्लाह पे रखेगी और हर ज़रूरत जो है ना अल्लाह से कहेगी, नमाज की पाबंद होगी, कुरान मजीद की पाबंद होगी, और जो इल्म और जो तरबियत उस माँ में हो वो अपने बच्चों में कन्वर्ट करेगी और बच्चे सखी पैदा होंगे। छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपके घर में सूखी रोटी बच जाती होगी, दाने गिर जाते होंगे, और इस तरह कोई भी एक टूटा सा बर्तन ले लें, छत पे रख लें, बलकोनी में रख दें, बच्चों को ख़ास तौर पे बच्चों से कहें चल बेटा बर्तन में पानी रख के आ, चिड़ियाँ पी लेंगी, और उसी बच्चे को दें ये खुश्क रोटी है, इसको रख के आओ और दाने रख के आओ, जो घर में बच्चा कुछ है उसी में से रख के दे। बच्चे के हाथों अगर आप दिलवाएंगे तो वो बच्चा देने वाला बनेगा, उसका हाथ खुलेगा, सखावत होगी, उसकी सोच जो है वो बढ़ेगी। और जब घर में किसी मुश्किल की या परेशानी का सामना हो, घर में कोई ज़रूरत हो, और माँ जब नमाज़ पढ़ के दुआ मांगेगी, वो छोटा शीरखार बच्चा या तरबियत हासिल करने वाला कम उम्र बच्चा माँ को देखेगा तो वो फिर उस बच्चे का अकीदा भी वही होगा। इसके साथ साथ जब हुस्न इखलाक होगा, एक माँ को चाहिए कि घर में अपने खावंद के साथ, अपने घर के अफराद के साथ हुस्न इखलाक, अपने हमसायों के साथ अच्छे तरीके से अच्छे बर्ताव के साथ पेश आएंगी, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, तो वो बच्चा जब ये हुस्न इखलाक बचपन में देखेगा तो महल्ले में, गली में, अपने शोबे ज़िंदगी में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वो बच्चा हुस्न इखलाक का पैकर होगा। हमने बतौर माँ जो बच्चे की तरबियत करनी है वो एक आला ज़र्फ़ बच्चा देना है माशरे में। ये नहीं कि बहु बढ़िया तो 100 रुपये वास्ते मार्केट लड़ पिया, ऐसे बच्चे नहीं देने। सिर्फ हार्ड बहुत कद नहीं देना, हमने अच्छा बच्चा देना है, हमने हुस्न इखलाक का पैकर बच्चा देना है। महल्ले में जाए आपकी पहचान बने, आपका बच्चा स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, वो अपने ख़ानदान की पहचान हो, ना कि बदनामी का बायस बने। हर दौर में अमीर गरीब हर बंदा होता है, ये नहीं कि हर बंदा अमीर होता है, लेकिन दिल का जो अमीर है, दिल का सखी है, वही कामयाब है। हज़रत राबिया बसरी के बारे में एक वाक़या मशहूर है कि एक वक्त में उनके घर में एक रोटी थी और फ़कीर आ गया, उसने रोटी मांगी तो वही रोटी उसको दे दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने कहा कि ये 3 रोटियां रख लें, तो आपने कहा नहीं ज़रूरत। फिर एक बंदा आया, उसने कहा ये 4 रोटियां आप रख लें, उन्होंने फरमाया ज़रूरत ही नहीं है। फ़कीर परेशान कि एक रोटी थी मुझे दे दी, ख़ुद भी भूख में बैठी हैं और रोटी भी नहीं है, तो क्या माजरा है। उसी असना में एक बंदा आया और उसने 10 रोटियां दी, तो वो कबूल कर ली। और फिर फ़कीर ने बेसाख्ता होकर सवाल किया कि ये क्या माजरा है। तो राबिया बसरी फरमाती हैं कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ है और अल्लाह पाक ने वादा फरमाया कि मेरे रास्ते में 1 खर्च करोगे तो 10 गुना दूँगी, 10 गुना दूँगा। तो हज़रत राबिया फरमाती हैं कि मैं अपने अल्लाह के कौल पे यकीन रखने वाली हूँ, इसलिए मुझे 10 ही मिली हैं। तो ये इस तरह का जब यकीन माओं में होगा तो बच्चे ख़ुद ब खुद उसी तरह के बनेंगे। बच्चों आप छोटी छोटी चीज़ें करके देख लें, कभी बच्चे के हाथ में कैंडीज़ दे दें, टाफ़ियाँ दे दें, उसे कहिए आप अपने चाचा, मामा, फूफी, ताया, इनके खाला के बच्चों में तकसीम कर दें। तकसीम करना सीखें, उसको बांटना सीखें, उसका ज़मीर दिमाग खुलेगा, सोच खुलेगी, जहन खुलेगा, दिल खुला होगा। इसी तरह आप कभी उसके बैग में एक कच्ची पेंसिल जो है ना एक्स्ट्रा रख के छोड़ दें,
उसे कहें बेटा जब क्लास में किसी को ज़रूरत हो दे देना, तो वो देने वाला बनेगा। जब वो बड़ा होगा, जब वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, तो उसकी सोच वही होगी, खुली होगी। कई लोग कहते हैं जी सदका देना है 1100 रुपये, क्या 11 बंदों में तकसीम कर दें? कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी की ज़रूरत भी नहीं पूरी होगी। अगर वही 1100 एक बंदे में तकसीम करेंगे तो उसके एक दिन कम से कम ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो इसी तरह बकरा ईद पे लोग तकसीम करते हैं गोश्त, एक एक दो दो बोटियाँ देते हैं। तकसीम तो हो गया, मकसद पूरा नहीं होता। अगर 8 या 10 घरों में बराबर तकसीम करें तो एक टाइम की उनकी हांडी बन जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे अमल करें, फिर देखें। पंजाबी में जैसे कहते हैं ना कि अंदरों दुआ निकलेगी। अंदरों दुआ ऐसे ही निकलती है कि जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं, किसी की ज़ात या किसी के काम से उसको छोटा ना समझें, उसको बड़ा समझें। आपके पास कोई हुनर है, फ़ी सबीलिल्लाह उसमें बतौर माँ आप उसको बांटना शुरू करें। हमारे गांव में हमारी आंटी हैं, हम जो अपने दादा अब्बू की पोस्ट में से जो ख़ानदान है, 11 भाई हैं मेरे वाले साहब। जो मेरे चचा हैं सबसे, उनको हम दुनियावी लिहाज से गरीब काउंट करते हैं। उनकी मिसेज़ है, आलमा है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने घर में ही अपने ही गांव के महल्ले की ख़वातीन जो बड़ी उम्र की थी उनको दीन सिखाना शुरू कर दिया। तो वो जो सबसे गरीब या छोटा घर काउंट होता था, अल्लाह के दीन की वजह से सखावत में वो सबसे खुला हो गया, बड़ा हो गया। सबसे ज़्यादा उनके घर में आना जाना चहल पहल रहती है। तो ये है सखावत। अब उनके बच्चों में और हम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो हुस्न इखलाक के साथ मिलते हैं, अदब व एहतराम के साथ मिलते हैं। और एक बात और जो नोट करने वाली है कि जब आप अपने वालिदैन के सामने नज़रें नहीं झुकाएंगे, ऊंची आवाज़ में नहीं बात करेंगे, बाअदब रहेंगे, तो आपके बच्चे भी आपके साथ उसी तरह रहेंगे। ये जब हम अपने घर में अपनी ज़ात से, बतौर वालदा कह रहा हूँ कि अपनी ज़ात से जब छोटी छोटी चीज़ें शुरू करेंगे, मिल बांट के खाना शुरू करेंगे, इखलाक के साथ बात करेंगे, ऊंची आवाज़ नहीं करेंगे, कुरान मजीद की तिलावत होगी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक पे अमल होना शुरू हो जाएगा, सहाबा वाली सखावत होगी, तो फिर अपने ही घर से चिराग जलना शुरू होगा। अपने ही घर से ऐसे पौधे तैयार होंगे जो मीठे फल जो है ना पूरे माशरे में देना शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि हम अपने घर में ख़ुद मुनाफ़क़त शुरू करें और हमारे घर जो मुनाफ़क़त का पौधा लगे, कल को वो बाहर जाके वही काम करे और फिर हमारे साथ जब मुनाफ़क़त हो और हम सोचें कि ये कहाँ से हुई, तो वो वही पौधा होगा जो बड़ा होके वापस हमें फल देगा। हम हुस्न इखलाक का पैकर इस तरह ही बच्चों को बना सकते हैं और सखी इस तरह बना सकते हैं। अल्लाह पे तवक्ल जो करनी है बतौर माँ, वो इसी तरह कर सकते हैं। जब हमारा अकीदा अल्लाह पे मज़बूत हो जाएगा तो हमारे घर से वलीउल्लाह निकलेंगे, ना कि मुनाफिक, कमज़ोर और डरपोक निकलेंगे। और जब हम छोटी छोटी चीज़ें बांटना शुरू करेंगे, जब बांटेंगे तो उनमें अपने बच्चों को शरीक बनाएंगे, तरबियत देंगे, तो वही बच्चे बड़े होकर माशरे में बहुत अच्छा मैसेज देंगे, अपनी ख़ानदानियत जो है वो शो ऑफ़ कराएंगे और उसी से ही हमारा नाम पैदा होगा। अब हम तालीमी तौर पे तो एक बच्ची को डॉक्टर बना दें और वो ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है ना किसी और चक्कर में लगी हो, मोबाइल खेल रही हो या इवन च्युइंगम चबा रही हो, और साथ ही बड़ी ख़ातून जो एक ख़ुद माँ होती है, ब्लीडिंग से उसकी वफ़ात हो जाती है और पीछे 6 बच्चों की माँ हो और एक छोटी सी नाअहली और गलती से वो माँ फौत हो जाए, तो आप ये देखें कि आपकी बच्ची ने बतौर डॉक्टर को इंसानियत नहीं की, बल्कि वो 6 बच्चों की वालदा की कातिल हुई और उनके 6 के 6 की जो नस्ल है वो तबाह कर दी। इन चीज़ों से ख़ुद भी बचें, माशरे को भी बचाएं। ये बुराई है बेसिकली, और ये अपने ही घर से शुरू होती है। अगर आपने तालीम दी है और तरबियत नहीं दी तो उस तालीमी डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप यकीन करें कि हम बतौर सच्चे मुसलमान, हम बतौर आशिक रसूल,
हम बतौर पाकिस्तानी, हम बतौर अच्छे इखलाक के मालिक तब भी बनेंगे, हम अल्लाह के भी सच्चे बंदे उस वक्त बनेंगे जब हम अपने घर से, अपनी गोद से, अपने ही बच्चों को ये तरबियत देंगे। डिग्रियां तो अंग्रेज़ों के पास भी हैं, उनको तो रिश्तों का भी नहीं इल्म कि उनका कौन सा रिश्तेदार क्या होता है। ये तो अल्लाह ने हम पे ख़ुसूसी करम फरमाया कि हमें बतौर मुसलमान घराने में पैदा किया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया और हमें अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल बनाया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये इसी साल का वाक़या है। हम उम्रे पे गए हुए थे, मेरी बेटियाँ भी मेरे साथ थीं। मस्जिद नबवी में हम बैठे थे, मेरी एक बेटी मुझे कहती है कि बाबा भूख लगी है, खाने की बैग में कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा अब ये नमाज भी होने वाली है, अभी मैं नहीं जा सकता मार्केट से कुछ लेने। उसने कहा फिर मुझे शदीद भूख लगी है। मैंने कहा आप इधर बैठ के अल्लाह मियाँ से दुआ मांग लो, कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। यकीन करें मेरी बेटी ने दुआ मांगी और कोई अल्लाह का बंदा आया और उसकी गोद में चॉकलेट, कैंडी, बिस्किट डाल के भाग गया, हमें नज़र ही नहीं आया। तो ऐसे अगर आप अपने बच्चों का तवक्कुल पैदाइश से शुरू करेंगे तो उसके बाद आपके बच्चों का तवक्कुल जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाएगी, एज बढ़ती जाएगी, उनका तवक्कुल बढ़ता जाएगा। जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बच्चों को जोड़ेंगे तो हमारी नस्लें जो है ना आबाद होंगी। अगर खुदा ना खास्ता हमने सोशल मीडिया पे छोड़ दिया, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इन चीज़ों पे अगर हमने बच्चों को छोड़ दिया तो हमारी नस्लें बर्बाद होंगी। इस वक्त पूरी दुनिया की ताकतें इसी कोशिश और ज़ोर पे लगी हैं कि मुसलमान की नस्ल को किस तरह बर्बाद करना है। आप अपने बच्चों को इसलिए ना झिड़कें और ना ले जाएं मस्जिद के, वो मस्जिद में शोर करते हैं। आप अपने बच्चों को मस्जिद का आदी बनाएं और मस्जिद में ले जाएं, चाहे वो शरारत करते हैं, शोर करते हैं, उनको पता चले कि मेरा वालिद किसके आगे सरबा सजूद है, वो किस नाम का दरूद शरीफ पढ़ता है। जब उनको ये इल्म होना शुरू होगा तो उनमें उनस, मोहब्बत, लगाव पैदा होगी। ये वालदा का काम है कि वालदा अपने बच्चों के सामने जब वज़ू करेगी, जय नमाज बिछाएंगी घर में, तो बच्चों को तजस्सुस होगा कि मेरी अम्मा क्या करने जा रही है। जब कुरान मजीद की तिलावत वालदा घर में शुरू करेंगी तो बच्चा सोचेगा कि मेरी अम्मा क्या पढ़ रही हैं, मेरी अम्मी को क्या हुआ है। वो फिर अम्मी से सवाल करेगा। और यहाँ मैं तमाम वालदा जो हैं मैं हैं उनसे एक ख़ुसूसी दरख्वास्त करूँगा कि आपका बच्चा आपसे दिन में 1000 सवाल भी करे तो बराए करम उसको झिड़कें मत, उसको अच्छे तरीके से प्यार से सवाल का जवाब दें, समझाएं। तो ये असल तरबियत है। ये तरबियत नहीं है कि सुबह वो उठे, उसका हाथ मुंह धुलाएं, यूनिफॉर्म पहनाएं, बस्ता लटकाएं गले में और उसको वेन पे चढ़ा दें, वापस आए फिर ट्यूटर के पास, फ्री हो कुरान के कारी के पास, उससे फ्री हो ड्रामा दिखा दें, उससे फ्री हो नेट चला दें, फिर सुला दें। ये कोई तरबियत नहीं है। इस तरह तो डे केयर्स में अंग्रेज़ों के बच्चे पलते हैं और उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि मेरी अम्मी कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है। हमने अपने बच्चों को इखलाकी इक़दार देने हैं, हमने अपने बच्चों को मिसाली पैदा करना है, बनाना है, हुस्न इखलाक का पैकर बनाना है। हमारे बच्चे मोहम्मद बिन कासिम बने कि एक जगह अगर एक बेटी की असमत दरी हो तो वो पूरा सिंध क्रॉस करके मुल्तान में पहुँचे। हमें एहसास हो, हमें तकालीफ़ का अंदाज़ा हो, हमें अपने माशरे में अपने मुसलमान बहन भाइयों की तकालीफ़ का, हमसायों के हकूक़ का पता हो। तो ये सब कुछ माँ ही दे सकती है। माँ ही है जो अपनी गोद में अपने बच्चों की तरबियत कर सकती है। मैं बतौर मुसलमान, बतौर ग़ुलाम रसूल आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने घर से ये तालीमात शुरू करें, अपने बच्चे को सखी पैदा करें, देने वाला पैदा करें, ना कि उसको एक ब्रेड और एक रोटी तक रखें। जब वो बड़ा हो और किसी की बेटी उसके घर में है तो उसको पता हो, एहसास ज़िम्मेदारी का पता हो। आज आप अगर एक अच्छा बेटा या अच्छी बेटी हुस्न इखलाक और सखी पैदा करेंगी, बनाएंगी, उसकी तरबियत करेंगी तो कल वो माशरे में ये अच्छाइयाँ फैलेंगी और वही आपके लिए बायस दुआ बनेगी। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे बच्चे भी देखे हैं। और ये मेरी अपने गली का वाक़या है
कि एक बुज़ुर्ग वालिद फौत हुए तो उनके बेटे इसी इस्लामाबाद शहर में रहते थे, वो मौका पे नहीं पहुँचे और बेटियां गैर मुल्क से पहुँच गईं और कफन दफन के लिए वो जो बच्चे थे उनके मुंह इधर उधर थे, और वो जो वफ़ात पा गए बुज़ुर्ग उनको ईदी वालों ने आके कफन दफन किया है। तो वो कसूर किसका है? उसी वालिदैन का है जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत दी। आप अपने आप को इस अज़ियत से बचाने के लिए आज ही अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दें। आज से आप अपने बच्चों पे ख़ुसूसी तवज्जो दें, उनको सखी बनाएं, उनका तवक्कल अल्लाह पे डालें, उनकी इताअत जो है अल्लाह पे हो, उनकी फर्मा बरदारी अल्लाह पे हो, और वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़ों पे चलने की उनको तरबियत दें। तो फिर देखें वो किस तरह के आपके बच्चे माशरे में जाते हैं, आपके लिए बायस दुआएं, बायस रहमत बनेंगे। तो तमाम तर माओं से ये अपील है, ये गुजारिश है कि अपने बच्चों की जो तरबियत है उस पर ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो दें और अपने लिए और माशरे में अपने बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें। शुक्रिया।